नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और फोकस में है इंडियन मार्केट, जहां पे हमने देखा 5 दिन की तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली बुधवार के सेशन में। तो आज के बाजार में कैसे रणनीति तैयार करनी है, क्योंकि आज वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी भी है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, जबरदस्त एक्शन वहां देखने को मिला, फायर क्रैकर्स देखने को मिले, 950 अंकों के आसपास का उछाल देखने को मिला। क्या ऐसा ही कुछ रुझान आज निफ्टी में देखने को मिलेगा? कहां खरीदारी करनी है, कहां बिकवाली करनी है, कैसे तैयारी करनी चाहिए वीकली एक्सपायरी के दिन, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जी जुड़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, बाजार को तकनीकी नजरिए से समझते हैं, बहुत लंबा अनुभव है इनका बाजार में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। जी। तो सर, मार्केट पे फोकस करें, आज की तैयारी करें, उससे पहले जरा देख लेते हैं कि बुधवार को कैसा सेशन मार्केट्स में देखने को मिला था, कैसा रुझान था, किस तरह का एक्शन देखने को मिला था। तो निफ्टी में सबसे पहले अगर हम बात करें तो 5 दिन से लगातार एक तरफा तेजी देखने को मिली थी। कल उस तेजी पर गिरावट देखने को मिली, एक ब्रेक लगती हुई दिखी और 42 अंकों के आसपास की नेट वॉलेटाइल सेशन के बाद हमने क्लोजिंग होती हुई दिखी। सेंसेक्स में हालांकि गेंस के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, 36 अंकों का उछाल था। लगातार सेंसेक्स में 5वें दिन मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 981 शेयर गिरने वाले थे, उसके सामने 1475 शेयर चढ़ने वाले शेयरों की सूची में शामिल थे। तो एडवांस डिक्लाइन इंप्रूव हुआ है, जिस तरह के आंकड़े हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं। लेकिन दिक्कत की बात है ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने आधा से 1% तक की गिरावट देखने को मिली। ब्रॉडर अगर हम मेन फ्रंटलाइन इंडाइसिस की बात करें तो वो तो रिकवर हो गए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% तक के कट के साथ ही कल के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है, इसके ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन कुछ और डिटेल समझ लें, कल के बाजार में कैसा एक्शन देखने को मिला था। तो उसमें वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी, ये इसने नया इतिहास रचा है। आप देखें तो क्लोजिंग जो हुई है वो 51,500 के आसपास देखने को मिली है। करीब 950 अंकों का बड़ा उछाल लेकर बैंक निफ्टी में कल के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली। एक नए इतिहास रचकर नए रिकॉर्ड हाई पर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। जो लेवल था 51,440 के आसपास का था, जहां कल निफ्टी बैंक में क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि दिन के दौरान हमने देखा कि 51,957 का जो लेवल है वो भी बैंक निफ्टी में एक समय बनता हुआ देखा था। कुछ गेनर्स की बात करें, जिसमें निफ्टी के गेनर्स में देखें तो एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर था, और 5 टॉप गेनर्स की बात करें निफ्टी में तो वो आपको प्राइवेट बैंक से नजर आएंगे। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक 3% के आसपास की मजबूती लेके बंद हुए, और बाकी जो 3 शेयर हैं, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये भी निजी बैंकिंग स्पेस से ही है। इनमें भी 1.5 से 2% के आसपास की मजबूती कल के सेशन में देखने को मिली। इसके अलावा फर्टिलाइजर एज अ पैक अगर आप देखें, पूरा सेक्टर लाइमलाइट में था, क्योंकि जीएसटी में कुछ राहत मिल सकती है। जीएसटी के दायरे से इनफैक्ट सेक्टर बाहर हो सकता है, तो उसका पूरा इंपैक्ट हमने वायदा बाजार में देखा, क्योंकि वायदा बाजार में जो 2 टॉप गेनर थे वो इसी स्पेस से थे, चंबल फर्टिलाइजर और कोरोमंडल इंटरनेशनल। और जो गिरने वाले शेयरों की बात है तो जी एंटरटेनमेंट टॉप लूजर दूसरे दिन था, 4% की यहाँ पे कमजोरी देखने को मिली। और उसके साथ साथ एचएएल, लगातार हमने डिफेंस शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ देखा, लेकिन कल के सेशन में एचएएल में 4% की बड़ी कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो नितिलेश सर, एक चिंता की जो बात है वो है इंडिया विक्स, क्योंकि इंडिया विक्स में हमने देखा कि 5.25% के आसपास की बढ़त कल के सेशन में देखने को मिली। मार्केट में एक तरफा तेजी देखने को मिली थी, 5 दिन से लगातार चल रहा था, गिरावट हुई, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि लो लेवल से रिकवरी भी होगी। लेकिन इंडिया विक्स में ये जो 5.25% का उछाल देखने को मिला है, ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है? देखो, कल का अगर हम लोग सेशन देखेंगे तो कल का सेशन जो था वो मिक्स सेशन था। एक निफ्टी ने एक सडन एक हाई लगाया, उसके बाद वो सडनली कोलैप्स हो गया, और उसके बाद 10 बजे आई थिंक वो कोलैप्स हमें देखने को मिला था। और लेकिन वहां से जो रिकवरी हुई वो एक बढ़िया रिकवरी बैंक निफ्टी निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन जाते जाते जो सेलिंग हुआ है आधे घंटे में, वो थोड़ा सा मुझे क्या कर रहा है, डाउट क्रिएट कर रहा है। तो थोड़ा सा कल का सेशन हमें देखना पड़ेगा, फॉलो बाइंग आती है या फिर फॉलो सेलिंग आती है। जिस प्रकार की भी वहां पे पोजीशंस बनेगी, वहां से क्या होगा, एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडिया में 6% बढ़ना सडनली और वहां से टॉप से सेलिंग आना, थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत की बात होती है। हमेशा एक चीज को हमें याद रखना पड़ेगा कि मार्केट ने जब भी प्रीवियस वीक को काटा है और उसके बाद प्रीवियस वीक के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कल हमें देखना पड़ेगा, अगर फॉलो बाइंग आती है, बैंक निफ्टी फिर से 51,500 के ऊपर सस्टेन होता है आज के सेशन में, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्शन कर देता है। और निफ्टी में अगर आज के दिन 23,400, जो कल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आया, सपोर्ट बन के आया था, वो अगर ब्रेक डाउन होता है
तो मैं यहाँ पे बिकवाली करूंगा। 23,100 से लेके 22,800 ये पोजिशनल बेसिस के ऊपर मेरे टारगेट होंगे, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 23,600 के आसपास। 23,100 से 22,800 के आपने टारगेट कहे सर, स्टॉप लॉस एक बार रिपीट करेंगे? 23,600 कंडीशनल सेल होगा अगर ये लो ब्रेक डाउन होते हैं। कल जो लो बने थे 23,400 के, वो अगर ब्रेक डाउन होते हैं तभी हम लोग आज इसमें सेल पोजीशन बनाए। मतलब आप कह रहे हैं कि 23,400 के नीचे बेचना है, राइट? तो 23,400 का लेवल अगर निफ्टी पे ब्रीच होता है उसके नीचे आपको बेचना है। 22,800 23,100 ये दो लेवल्स है जो कि आ सकते हैं। 23,600 का आपका स्टॉप लॉस होगा। इनफैक्ट मेरा सर सवाल आपसे निफ्टी पे ही था, अगला सवाल, क्योंकि दिन के दौरान हमने देखा कल की 23,600 का जो लेवल है वो भी पार हुआ था। 23,664 ये इंटरडे हाई था जो कि रिकॉर्ड हाई है निफ्टी का, जो कि कल टच हुआ था। वहाँ से फिर से एक गिरावट देखने को मिली। जैसे आपने कहा कि लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में अगर हम देखें तो क्लोजिंग जो है वो गिरावट के साथ ही देखने को मिली हायर लेवल से, क्योंकि 23,521 की क्लोजिंग आई है। तो क्या 23,500 का लेवल बचना इतना इंपॉर्टेंट है, या फिर 23,500 टूटा है, 23,550 टूटा है, या तो फिर 23,664 जो हाई बना था वो हम सस्टेन नहीं कर पाए हैं, उससे ज़्यादा एक चिंता की स्थिति बन रही है? जी, वहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है। आज अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा मैं अलग व्यू में जा रहा हूँ, बैंक निफ्टी में सभी प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है, एचडीएफसी बैंक और शायद से आईसीआईसीआई बैंक ने लीड किया था वहां पे। लेकिन उसके मुताबिक अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस में क्या था, एक डाउनसाइड वाला मोमेंटम था। तो कल अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करता है तो निफ्टी में ज्यादा गिरावट आएगी। आज भले ही बैंक निफ्टी ने 1,000-1,200 पॉइंट का रैली दिया था, लेकिन फिर भी निफ्टी क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। अगर कल बैंक निफ्टी में फॉलो बाइंग नहीं आती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, निफ्टी में हमें देखने को मिलेगा। और अगर 23,500 कल ब्रेकडाउन होता है तो 23,400 इंट्राडे बेसिस के ऊपर आज हमें देखने को मिलेगा। और अगर 23,400 आज के सत्र में अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो मैं यहाँ पे पोजिशनल बिकवाली की राय दूंगा 2300 से लेके 22,800 के टारगेट। मतलब जिसको सेल कॉल इनिशिएट भी करना है या शॉर्ट कॉल लेना है वो 23,400 ब्रेक होने का वेट करे। जी चलिए ठीक है। तो निफ्टी में जिस तरह से हायर लेवल से सस्टेन करने में दिक्कतें हो रही हैं, और 23,400 का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है उसको आप ब्रीच होने दीजिए। वो नीचे की और अगर टूटता है तो फिर उसके बाद कमज़ोरी बढ़ सकती है 23,100, और उसके बाद 22,800 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। सर एक और चिंता की बात, जैसे आपने कहा कि हायर लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मेरे लिए जो चिंता की बात है वो है ब्रॉडर मार्केट्स, क्योंकि वहाँ पे भी एक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। कल के सेशन में हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आधे से 1% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर? कुछ ऐसा प्रेशर आपको दिख रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में? क्या ये लंबा चलने वाला है? कोई मिड कैप्स और स्मॉल कैप जो आपने आइडेंटिफाई करे हो जहाँ पे पोजीशंस बिल्ड की जा सकती हो बिकवाली या खरीदारी की? देखो, मिड कैप में अगर हम लोग देखेंगे तो जो रैली हुआ था वो रैली ऑलमोस्ट इलेक्शन डे के बाद ज्यादा रैली हमें वहां पे देखने को मिला था। तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है, देखो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, ट्रिगर जो होता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही हमें देखने को मिलता है। जब भी मार्केट टॉपिंग आउट का सिचुएशन बनाता है तो वहां पे पहले प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक क्योंकि है। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा और मार्केट थोड़ा सा और 1-1.5% और नीचे जाता है तो पैनिक और बढ़ेगा, और वहां से थोड़ा सा एक डाउनसाइड वाला मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अभी जो आपने पूछा कि सेलिंग साइड में या फिर बाइंग साइड में कौन से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो मेरा जो एक शॉर्ट कॉल है वो ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर है। ग्लेनमार्क फार्मा में अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर लेवल से काफी अच्छा खासा एक बाउंस हमें देखने को मिला, 1250 1260 ये लेवल तक भी ये स्टॉक चला गया था। लेकिन अभी अगर हम लोग इसका आवरली चार्ट देखेंगे तो आवरली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा मुझे ये थकते हुए नजर आ रहा है। तो कल अगर ये 1235 ये लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो 1245 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। और मेरा जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा वो 1200 का टारगेट होगा, और पोजिशनल बेसिस के ऊपर इसका जो टारगेट है वो 1160 का है। दूसरा जो 1100 काउंटर, जी 1160 का टारगेट होगा आप कह रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा में, और पहला टारगेट 1200 का है और स्टॉप लॉस इस केस में 1245 रुपये के आसपास का होगा। तो ग्लेनमार्क फार्मा एक मिड कैप स्पेस से स्टॉक है जो कि सर ने रेकमेंड किया है, जहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में जिस तरह से गिरावट हो रही है और मार्केट अगर सस्टेन करता है अपनी गिरावट की चाल, तो फिर हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में हो सकता है कि ज़्यादा गिरावट का दौर देखने को मिले। कुछ सेक्टर्स की बात करें पहले, तो फिर हम स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे सर। कल के सेशन में हमने देखा था कि भले ही बाजार में गिरावट थी, वॉलेटाइल सेशन था,
लेकिन वायदा बाजार में और ओवरऑल एक सेक्टर के हिसाब से अगर प्राइवेट बैंक्स को छोड़ दें तो दूसरा सेक्टर जो कि लाइमलाइट में था वो है फर्टिलाइजर एज अ स्पेस का। जीएसटी के दायरे से ये सेक्टर बाहर हो सकता है, जिस वजह से तमाम स्टॉक्स की आप बात करें, कोई भी शेयर उठा लीजिए फर्टिलाइजर एज अ पैक से 3 से 12-15% तक के जो आप मूव है वो कल के सेशन में इस पूरे सेक्टर में देखने को मिले हैं। आपने कैसे रीड किया है सर कल के जो गेंस बने हैं फर्टिलाइजर एज अ स्पेस में? कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो जहां पे खरीदारी की जा सकती हो? देखो फर्टिलाइजर में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एक मोमेंटम और ऊपर की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। यूपीएल को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, यूपीएल में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप हो सकता है। यूपीएल में 560 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर ये फिर से ब्रेकआउट कर देते तो यहाँ से रैली 650 तक ये चला जा सकता है। यहाँ पे नहीं ब्रेकआउट आता है तो लोअर लेवल पे 510 515 ये लेवल के आसपास हम लोग ले सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर में एक जो मूवमेंट था वो एक्चुअली हो चुका है, इस वजह से इसको मैं अवॉइड करके यूपीएल के साथ जाना पसंद। ओके, कोई और फर्टिलाइजर पैक से स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर? वायदा बाजार में हमने देखा था कि चंबल और कोरोमंडल यही दोनों लीड कर रहे थे कल। देखो कोरोमंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में कल हमें परसों के दिन हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट है हम्म। वो एक कंटिन्यूअसली अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर लेवल से कंटिन्यूअसली 7 से 8 दिन कंटिन्यू ये स्टॉक चल रहा है, तो हम्म। इस वजह से इस स्टॉक को मैं थोड़ा सा अवॉइड। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चंबल फर्टिलाइजर और कोरोमंडल दोनों को ही अवॉइड करना चाहिए, दोनों टॉप गेनर थे कल के वायदा बाजार में। यस। चलिए ठीक है, तो यूपीएल एक स्टॉक है, 560 का लेवल आप ध्यान में रखिए, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर जाता है तो फिर 600 का जो लेवल है वो भी ये लेवल पार करता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ तक फर्टिलाइजर एज अ पैक की बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज का बाजार कैसा रह सकता है, यानी कि वीकली एक्सपायरी के दिन आपको कैसे बाजार में रणनीति बनानी है, कहाँ खरीदारी कर सकते हैं, कहाँ बिकवाली करनी है, निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, उसके ऊपर फोकस करते हैं। सर वीकली एक्सपायरी की जहाँ तक बात है तो क्या सुबह से ही हम चाहें तो मार्केट खुलते ही निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है, या फिर जो आप एक कंफर्मेशन लेवल की बात कर रहे हैं उसको वेट करने का इंतजार करें? जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए बताइए। देखो अगर एग्रेसिव ट्रेडर होंगे तो कल अगर कुछ भी गैप ओपनिंग देखने को मिलती है तो फर्स्ट टिक में ही आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे सेल पोजीशंस बना के चलना चाहिए। जो हमेशा मैं एग्रेसिव पोजीशंस क्लाइंटों को देता हूँ उस हिसाब से कल का स्ट्रक्चर बनता है। अगर गैप ओपनिंग होता है तो अच्छा। थोड़ा सा गैप ओपनिंग नहीं होता है तो हमें वेट करना पड़ेगा 23,500 ब्रेकडाउन होने का। हम्म। तो लेवल के साथ हम लोग काम करेंगे, बीच में फ्लैट ओपनिंग होते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, लेवल ब्रेकडाउन का वेट करना है। चलिए, तो फ्लैट ओपनिंग होती है तो लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं उनके ब्रीच होने का वेट कीजिए, फिर आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप हायर लेवल्स पे भी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं। निजी बैंकों पे आपकी क्या राय है सर? एचडीएफसी बैंक स्टार परफॉर्मर था कल का, बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला यही स्टॉक था। इसके अलावा एक्सिस बैंक में भी 3% के आसपास के गेंस बनते हुए दिखे। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला था। इनफैक्ट निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो यही पांचों स्टॉक थे जो कि सबसे ज़्यादा एक्शन में थे, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिखाया भी। आपकी क्या राय है सर, निजी बैंकों में ये जो तेज़ी शुरू हुई है क्या ये लंबी चलने वाली है? आपके कोई स्टॉक्स जो आपके रडार पे हैं जहाँ पे एक्शन बन सकता है, जहाँ पे खरीदारी अभी भी की जा सकती हो? देखो लास्ट टाइम जब भी मैं मनी नाइट पे आया था तब मैंने एक चीज कही थी कि एचडीएफसी बैंक का बॉटम बन चुका है 1480 1500 ये लेवल के ऊपर। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी में अगर फ्रेश कुछ बाइंग करना होगा तो मैं इसका वेट करूंगा। 1720 अगर ये क्रॉस कर देता है तो यहाँ से मैं 2000 के टारगेट के लिए वेट करूंगा, अदरवाइज मैं इसमें पोजीशंस नहीं बिल्ड करूंगा, क्योंकि जो एक गैप वाला एरिया था जहां पे गैप डाउन हुआ था, आज स्टॉक ने क्या किया है, गैप को फिल किया है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वेट करूंगा 1720 क्रॉस होने का। आईडीएफसी फर्स्ट मैंने परसों के दिन रिकमेंड किया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और तेजी देखने को मिल सकती है। अभी 82 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से फिर से अगर 83 का एक लेवल ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से नॉन स्टॉप रैली जो हमें देखने को मिलेगी वो 110 के आसपास मेरा एक टारगेट है, वहां तक जाने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोशिश करें। अच्छा, तो ये एचडीएफसी बैंक के लिए सर आपने जो कंडीशनल बाय बोला है 1720 के ऊपर, जो कि 2000 तक शेयर को लेके जा सकता है, और 110 का जो टारगेट आपने आईडीएफसी बैंक का बताया है, कोई टाइम फ्रेम आपके माइंड में कब तक ये हो सकता है?
देखो आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड में मुझे लग रहा है कि 3 से लेके 4 महीने में ये टारगेट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक में 1.5 से 2 महीने का ही टारगेट, क्योंकि बड़ा शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, अगर इस स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग आती है तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगा। फिर ये इसके लिए 1-2 वीक में 7-8% का मूव देना उसके लिए बड़ी बात नहीं। चलिए, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार होता है वो दिख रहा है। 1720 के लेवल का आप वेट कीजिए। एचडीएफसी बैंक में अगर ये लेवल पार हो जाता है तो बहुत जल्द फिर 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर ही आपको 2000 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। एक लैक लस्टर ट्रेड, साइडवेज ट्रेड स्टॉक में देखने को मिला है। अब यहाँ पे चलना शुरू हुआ है तो एक ब्रेकआउट का वेट कीजिए 1720 रुपये के आसपास का। परसों हमने देखा था सर रियल्टी शेयरों में काफ़ी दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा था, लेकिन कल के सेशन में हमने देखा कि रियल्टी में पिटाई होती हुई दिखी। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी काफ़ी बड़े कट्स देखने को मिले हैं। तो इन दोनों सेक्टर्स में कोई ऐसे स्टॉक जो आपके रडार पे आए हों जहां पे खरीदारी या बिकवाली के कोई पोजीशंस आपको लगता हो कि इनिशिएट किए जा सकते हो? तो डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी में मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक डाउनसाइड मोमेंटम खुल सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम चला था स्टॉक में। आज एक 3000 के ऊपर भी एक लेवल देखने को मिला कि जनरली जो साइकोलॉजिकल नंबर है 3000 उसको मार्केट ने क्रॉस किया, लेकिन हायर लेवल से जहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग किया वहीं से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। तो कल हम लोग वेट करेंगे। कल अगर कुछ 3020 3025 ये लेवल के आसपास ओपन होता है और फिर से अगर ये 3000 के नीचे ट्रेड कर देता है तो यहाँ पे हम लोग बिकवाली करेंगे। 3050 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और पहला जो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे वो 2850 से लेके 2800, क्योंकि पिछला जो स्विंग था जहाँ पे ऑलमोस्ट जून 3 जून के आसपास बना था, उसका जो हाई था तकरीबन 3007 का था। और उस हाई के ऊपर परसों के दिन एक क्लोजिंग भी हमें देखने को मिला, लेकिन फॉलोअप बाइंग नहीं हमें देखने को मिला है। तो इसमें एक फेक आउट हमें देखने को मिल सकता है, ट्रैप सिचुएशन हो सकती है। तो इस बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ पे बिकवाली करेंगे। तो आप कह रहे हैं या तो गैप अप खुले 3025 के आसपास तो शॉर्ट करें, या तो फिर 3000 के नीचे? नहीं, 3025 अगर ओपन होता है और वहां से गिरना चालू कर देता है तो 3000 के नीचे हम लोग इसमें क्या करेंगे, बिकवाली करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग स्पेस देंगे कि हायर लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, 3025 के आसपास अगर गैप अप खुलता है तो फिर इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 3050 का आपका स्टॉप लॉस होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज की जहां तक बात है, डीएलएफ के भी लेवल बता दें सर आप। देखो डीएलएफ में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसमें ब्रेकडाउन के ऊपर सेल करने की कोशिश करेंगे। आज का जो लो बना है 855, 855 अगर ये क्रॉस कर देता है नीचे की साइड में तो हम लोग 820 और 810 ये टारगेट के लिए प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोग स्ट्रिक्टली प्लान करेंगे 870 का, मतलब 15 रुपए का रिस्क होगा और नीचे में 30 से लेके 40 रुपए का हम लोग टारगेट प्लान। ठीक है, तो 820 810 के टारगेट है नीचे की और 870 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 850 855 के आसपास के जो लेवल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेवल ब्रीच हो जाते हैं तो डीएलएफ में भी एक नया जो डाउनसाइड है वो स्टॉक में खुलता हुआ नजर आ सकता है। दो और सेक्टर्स हैं सर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक है पीएसयू, जहाँ पे हमने देखा था कि जिस दिन रिजल्ट आए थे इलेक्शन के उस दिन एक बड़ा फॉल हुआ था, उसके बाद रिकवरी भी बहुत अच्छी देखने को मिली है। कई सारे पॉकेट्स हैं पीएसयू स्पेस में भी जहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन बना है, लेकिन कल के सेशन में भारी पिटाई होती हुई दिखी है। और उसके साथ साथ कैपिटल गुड्स जो कि हाल फिलहाल ही लाइमलाइट में आए हैं, इन दोनों सेक्टर्स में भी हमने देखा है कि काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। कोई ऐसे स्टॉक या कुछ ऐसे पॉकेट जो आपने आइडेंटिफाई करे हों जहाँ पे पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हों? तो देखो पीएसयू और कैपिटल गुड्स में मैं थोड़ा सा अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा फोकस था वो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ही फोकस था। लेकिन पीएसयू में अगर हम लोग देखेंगे तो जो हायर लेवल के ऊपर आरबीसी हो गया, पीएफसी हो गया, तो वहां पे कुछ मौका बन सकता है। अगर मैं एक बार के लिए चार्ट को देख लेता हूँ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो एक हायर लेवल के ऊपर अगर हम लोग 520 जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक कोई भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस हम लोग इसमें क्या नहीं करेंगे, इनिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कल के सत्र में ये 500 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है तो इसमें नेक्स्ट सेलिंग रैली जो है वो क्या हो सकती है, कंटिन्यू हो सकती है। ओके। सर दो स्टॉक और आप पीएसयू स्पेस से देख लीजिए। एक है एचएएल का और दूसरा है मझगांव डॉक का। ये डिफेंस एज अ स्पेस की अगर हम बात करें या शिपिंग की बात करें, ये दो स्टॉक्स हैं क्योंकि एचएएल टॉप लूजर्स की श्रेणी में शामिल था एफएनओ साइड की जहाँ तक बात है। और मझगांव डॉक में भी हमने देखा कि 5% की बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। 205 रुपये का बड़ा कट था कल के सेशन में। इन दोनों स्टॉक्स में कोई पोजिशन अगर हम इनिशिएट कर सकते हैं सेल साइड की?
देखो कल ही मैंने एक चीज परसों के दिन विपुल सर के साथ में शो कर रहा था, तब मैंने क्लियर कहा था कि एचएल में यहाँ पे ट्रैप हो सकता है 5500 के ऊपर। जैसे स्टॉक भागेगा, सब लोग पिछला स्विंग हाई क्रॉस करने के बाद बाइंग करेंगे, लेकिन वहां पे क्या हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। और वहीं से मेरे जो स्टूडेंट्स है, जो मेरे जिन्होंने मेरे से पढ़ाई की, तो वहां पे उन्होंने उस कैप्चर किया था। तो यहाँ पे एचएल के साथ मैं थोड़ा सा जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि वो काफी वोलाटाइल है और उसका जो लॉट साइज है वो 300 का है, और वो 100 पॉइंट के ऐसे ही मूवमेंट देता है। तो इसके बदले में जाना पसंद करूंगा बीईएल में। बीईएल में अगर हम लोग देखेंगे तो 310 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 310 के नीचे ये ट्रेड करता है तो 315 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बिकवाली करेंगे। 290 से लेके 280 ये हमारा क्या हो सकता है, टारगेट हो सकता है। और दूसरी चीज होगी मजगांव डॉक में, कल ही मैंने बोला था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का समय आ चुका है। 4150, 4050 ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी राउंड नंबर को मार्केट क्रॉस करता है एक होप्स बढ़ता है, और उसी पे मार्केट क्या करता है, ट्रैप करता है। जैसे कि बजाज ऑटो में भी सेम सिनारियो हुआ। 10,000 का जो गोल्डन नंबर था, वहां पे ब्रेकआउट दिखाया, और आज वहां पे एक 3% का कट हमें देखने को मिला। तो एचएल के बदले में जाऊंगा बीईएल में, क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है कि वहां पे एक स्टेडी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एचएल में वोलेटाइल में ज्यादा देखने को। बीईएल पे पहले भी हमने फोकस किया है, कई सारे एनालिस्ट से हमारी बातचीत हुई थी, वो यही कह रहे थे कि 310 एक ऐसा लेवल है जो कि एक सप्लाई जोन के तौर पे काम कर सकता है, और उसी के नीचे आप कह रहे हैं कि इसमें आप बिकवाली कीजिए। 315 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। 280, 290 ये कुछ टारगेट्स हैं जो कि नीचे की ओर बीईएल में देखने को मिल सकते हैं। तो मजगांव डॉक में सर जिनके पास हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर लें, अभी भी जो नहीं कर पाए हैं। जी, यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए पोजीशंस को, क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या होगा कि होप्स में हम लोग बैठे रहेंगे और वो प्रॉब्लम देता जाएगा स्टॉक। क्योंकि आज का जो कैंडल बना है वो थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट करता है किसी भी ट्रेडर के मन में। तो मेरे हिसाब से एग्जिट ही करना बेटर होगा। चलिए ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे आज के लिए, अब तैयारी कैसे करें, किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स पे आपको लगता है कि आज खरीदारी या बिकवाली इनिशिएट की जा सकती है। देखो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज की, ग्लेनमार्क फार्मा, वहां पे मुझे अच्छा लग रहा है, तो वहां पे हम लोग बिग वैल्यू की पोजीशंस बना सकते हैं। दूसरा जो काउंटर होगा वो अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में अगर हम लोग देखेंगे तो 240 के आसपास आके स्टॉक में थोड़ा सा बिग वैल्यू का प्रेशर हमें देखने को मिला था। तो 234 जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो कल हम लोग इसमें बिग वैल्यू करेंगे। 226 हमारा पहला टारगेट होगा। 337 ये क्या करेंगे हम लोग, एक स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। तो दो स्टॉक्स के साथ में जाना पसंद करूंगा, अशोक लेलैंड और साथ साथ ग्लेनमार्क फार्मा। क्या व्यू और है सर। चाहिए तो हाँ प्लीज सर। सेलिंग साइड का हमारा व्यू होगा। क्या क्या ड्यूरेशन होगा सर, क्या व्यू लेके चलना है इन दोनों में जो टारगेट्स आप बता रहे हैं ये अशोक। स्टॉक को मैं 2 से लेकर 3 दिन के लिए मैं व्यू लेके चलना पसंद। ओके ठीक है, तो थर्सडे की हम तैयारी कर रहे हैं, तो फ्राइडे या फिर मंडे तक ये लेवल्स आ सकते हैं, राइट। ठीक है मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि फ्राइडे तक ही आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से स्ट्रक्चर दोनों स्टॉक में बना है, तो कल या ज्यादा गुंजाइश मुझे कल ही लग रहा है। क्योंकि ग्लेनमार्क को मैंने काफी समय ट्रेड किया है, तो ग्लेनमार्क के जब भी मूव आते हैं तो वो सीधा 3-3, 4-4% का मूव देता है। तो वहां पे मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। चलिए और परफेक्ट सर। बीएल तो को ज्यादा ध्यान से देखे, क्योंकि बीएल में जो पैटर्न बना है वो भी एक तगड़ा सेलिंग का कैंडिडेट। परफेक्ट सर, तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं मैक्सिमम, आप मान सकते हैं कि फ्राइडे तक ही इन स्टॉक्स में ग्लेनमार्क फार्मा और अशोक लेलैंड में जो बिकवाली का प्रेशर है, ये टारगेट्स उनमें अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी के साथ आज हमारे साथ शामिल होने के लिए, मार्केट्स पे बातचीत करने के लिए। बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, तो जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे। देखो जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए, क्लाइंटों की पोजीशंस तो अभी के लिए नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल होल्डिंग कोई भी नहीं है। इंडेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ तो इंडेक्स में मेरा पोजीशंस हो सकता है। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, अपना अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मार्केट्स में बुधवार को एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला, और आज भी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, हो सकता है वॉलेटाइल सेशन देखने को मिले। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े थे वो यही कह रहे हैं कि निफ्टी में एक की इंपॉर्टेंट लेवल है 23,400 का, अगर वो लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे में और डाउनसाइड खुलती हुई नजर आ सकती है, जो निफ्टी को 23,000 के भी नीचे लेके जा सकती है। और बिकवाली के लिए आपके पास बीईएल का शेयर है, अशोक लेलैंड, ग्लेनमार्क फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज सेल साइड में ट्रेड करके आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।